आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आने वाली 2 और 3 दिसंबर को एस्टेट लेवल 1 और 2 और 3 तीनों की परीक्षाएं होने जा रही हैं और मैं पिछले आज तक के जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उसमें हिंदी का पोर्शन है उसको सोल्व करवा रहा हूँ। पेपर सोल्व करवाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके उनको सोल्व करवाऊंगा, तो इस ढंग से करवाऊंगा कि बहुत सारे सवाल आपके इस आने वाली परीक्षा में वैसे ही ठीक हो जाएंगे। कुछ जैसा आप सभी को पता है कि हमारी मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना की फ्री कोचिंग क्लासेस लड़कियों के लिए कई सालों से चली हुई है और उसी कड़ी में हो सकता है 1-2 टॉपिक हमारा रह गया हो, तो जब मैं ये पेपर सोल्व करवाऊँगा उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बता दूँगा कि जिसमें से आपके वो सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चल रहे हैं 2021 का लेवल 1 का पेपर, एस्टेट लेवल 1। लेकिन ये मत मान करके चले कि एस्टेट लेवल 1 का ही हमने तैयारी करनी है, ये लेवल 2 और 3 की भी तैयारी है, क्योंकि पेपर का जो स्टाइल है वो अमूमन एक जैसा ही है। तो चलिए 2021 का मेरे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है पेपर लेवल 1 का ए कोड है। मैं इसके सभी सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकर्म की अपेक्षा रखती है? सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती है कर्म के आधार पर। जिस क्रिया को आपको सकर्मक छांटनी हो तो सीधा सा मतलब है उससे आप क्रिया जो मुख्य क्रिया है आपकी उससे ये पूछेंगे क्या, अगर उसका जवाब मिल जाता है तो सीधा सा मतलब है वो आपका कर्म होगा। जैसे मान लिया आप पहले पूछते हैं कि दौड़ना, दौड़ रहा है, क्या कौन दौड़ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या। अब दूसरे में देखिए आप, पीना मतलब मैं पी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मतलब इस प्रकार की क्रिया है। पीना, क्या पीना? पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, कुछ भी, इसका मतलब वो कर्म है। हंसना, क्या हंसना? इसका मतलब इसके सामने कर्म नहीं हो सकता। रेंगना, क्या रेंगना? तो यहाँ पर आपका सीधा सा मतलब है कि आपका जो पीना है उसके अंदर कर्म की जरूरत होगी, और ऊपर जो दे रखा है इसने अपेक्षा रखती है पीना क्रिया आपसे कर्म की, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो उसके बाद ये क्लियर हो गया होगा, पहला आसान सा प्रश्न था। दूसरा, विलोम की दृष्टि से असंगत छांटना है। पहले मैं एक बार इनको टिक करता चलूंगा, 2-2 सवालों के जवाब आपको देता चलूंगा ताकि आप बाद में भी इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल था आपका, पीना जो है आपकी वो सकर्मक क्रिया है। उसके बाद अगला जो सवाल है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत छांटना है। पहला जो शब्द है विलास, विलास का मतलब भोग विलास, इस प्रकार के शब्दों को आपने पढ़ा होगा, उसका प्रलास के साथ पर्यायवाची का संबंध है, विलोम का नहीं है। विहित, विहित का मतलब होता है इसका उल्टा जो होता है वो होता है निषिद्ध। किसी चीज का मतलब विहित का मतलब उचित होता है, कोई भी बात सही चल रही है तो उसके अर्थ में विहित, और इसका परहित नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा है विपदा और आपदा, दोनों के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है वैमनस्य और उसका सोमनस्य, यह प्रत्यय लग करके पहला जो वर्ण है उसके साथ औ की मात्रा बनना वैमनस्य, मतलब 2 चीजों के बीच में जब एक मतता ना हो उसको हम वैमनस्य कहते हैं, और जब एक मतता हो उसको हम सोमनस्य कहते हैं। मतलब उनके अंदर सामान्य चीजें आपस में मिलती हों, तो इसका मतलब आपने संगत ही छांटना था, विपरीतार्थक छांटना था, तो सही जवाब है आपका वैमनस्य ही है। और उसके बाद अगला जो सवाल है आपका, इससे अगले सवाल में हमने ये आपका मुहावरे की दृष्टि से आपने अलग छांटना था, यानी मुहावरा बताना था कि कौन सा मुहावरा असंगत है। सबसे पहला जो मुहावरा आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है आंख का पानी गिर जाना। आंख का पानी गिर जाना, ये आंख का पानी गिर जाना क्या है? मतलब बेशर्म होना। इसका मतलब बेशर्म हो जाना, उसकी तो आंखों का ही पानी गिर गया, अर्थात वो बिल्कुल मतलब उसकी तो शर्म ही उतर गई, हम इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। आंखों पर बिठाना, आदर करना सभी को पता है, सत्कार करने के अर्थ में होता है। आंख का काजल चुराना, किसी की आंख से काजल चुराना बहुत सावधानी का काम है।
बड़ी मुश्किल से, मतलब आंखें खुली हैं और उसमें से आप काजल चुरा लें तो बड़े सफाई से आप जो चोरी का कार्य कर रहे हैं। और अंतिम है अरमान। अरमान का मतलब आपकी इच्छाएं होती हैं, आपके अरमान निकालना, तो अपनी ही बात करते रहना, ये इसके साथ असंगत है, क्योंकि आपने असंगति छांटना था, तो सीधा सा मतलब आपका ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मुहावरा। आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप अब तैयारी करें, हालांकि इस बार बता रहे हैं कि पेपर का कुछ पैटर्न शायद बदल दें, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न उन्होंने उठा लिया है, जो सीटेट का, उसमें पेडागोजिकल इशू आएंगे, लेकिन अभी तक लेकिन ये भी बेसिक की जानकारी आपकी होनी चाहिए, ये पेपर आपकी बहुत मदद करेंगे अगर वो भी आता है। तो अगला जो सवाल है हमारा, यहाँ पर 2 सवाल खोल रहा हूं मैं। किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची अर्थात उसके अर्थ में, रात के अर्थ में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो सबसे पहला है बयार। बयार हवा को कहते हैं, बयार चली हुई है, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी हवा मेरे पास आ रही है रूम में, तो इसका मतलब बयार। इसका मतलब ये है कि रात के पर्यायवाची ये बयार तो नहीं है, इसका मतलब ये बाहर हो गया। निशा और यामिनी ये रात के पर्यायवाची है, इसका मतलब ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। शर्वरी रात को ही कहते हैं। रैन बसेरा, बीते रैन, बड़ी मुश्किल से बीते रैन, यहाँ पर रैन भी आपका रात का पर्यायवाची है। विभावरी, बीती विभावरी जागरी, तो ये विभावरी भी आपका रात का ही पर्यायवाची है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। क्षमा आप सभी को पता है, माफ कर देने के अर्थ में होता है। रजनी रात को कहते हैं, लेकिन दैत्य राक्षस को कहते हैं, तो इसका मतलब ये जो शब्द है और ये जो शब्द हैं ये आपके रात के पर्यायवाची नहीं है। राका पूर्ण चांदनी रात को कहते हैं, इसलिए राकेश जो नाम है, राका जमाइश, राकेश जो नाम है वो चंद्रमा का है और पूर्ण खिले हुए चंद्रमा का है, तो ऐसे में राका जो है रात का नहीं है। रात्रि कहते हैं, तनु शरीर को कहते हैं, तो इसका मतलब आपका सही उत्तर हुआ नंबर 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यानी आपने एक पर्यायवाची शब्दों का भी अच्छा खासा भंडार आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप इस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आपको पता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, और जातिवाचक के आगे 2 भेद और होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इसमें से आम गिने जा सकते हैं, जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं, उन संख्याओं, जो संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं उनको हम आमतौर पे जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो इसका मतलब साधना एक प्रकार का भाव है, ऊंचाई भी भाव है, तो यहाँ पर आम आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गाय भी आपको पता है बहुवचन बन जाएगा, तो ऐसे में ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। मूर्खता एक भाव है, चालाकी एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी थी ना। उसके बाद राधे श्याम व्यक्ति विशेष का नाम है, पन्नालाल व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय सबको पता है, ये बहुत आसान सा है, ये पर्वत विशेष का नाम है, तो ऐसे में यही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें ममता एक भाव है, बैल जातिवाचक संज्ञा है, लंबाई एक भाव है, तो इसका इनमें से आपका थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा विकल्प जो है वो आपका सही होगा। उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की कड़ी में आपका 36वां सवाल, 36 और 37 दोनों के दोनों में यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर खुले हुए हैं, मैं इनके जवाब आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, उक्त वाक्य में भाववाच्य में क्या होगा? देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतरी, कर्म और भाव। कृतरी में क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, कर्म में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होती है, वहाँ पर कर्म नहीं पाया जाता। पहला है मैं चुप नहीं बैठ सकती, इसका मतलब 2 बातें यहाँ पर आपको विचलित करने वाली हो सकती है। पहली है मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जा सकता, तो इसका मतलब बैठा जाता, ये सही हो सकता है, परंतु यहाँ मेरे द्वारा जो शब्द है, ये मेरे द्वारा शब्द जो है वो सर्वनाम की दृष्टि से गलत है, क्योंकि मेरे द्वारा को अगर हम शुद्ध अशुद्ध में वाक्य शुद्धि में करते हैं तो मुझसे आपका इसकी जगह होना चाहिए। तो ऐसे में
मैं चुप नहीं बैठ सकूंगी, इसका मतलब ये तो है ही कृतवाच्य, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, तो आपका सही जवाब नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि में देखिए अ ई के सामने के सामने ई आने पर ए होता है, उ आने पर ओ होता है, और री और संस्कृत में बड़ी री आने पर अर हो जाता है। ये 3 बातें आपकी आती हैं और मैंने 10 वीडियोस आपकी अकेली संधि के ऊपर बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ देखते हैं हिम उपल। अगर आप इस शब्द को हिम जमा उपल करेंगे, हिम जमा में उपल, हिम जमा में उपल, हिमोपल, इसमें अ और उ जुड़ करके ओ बन गया, तो यही आपका जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो शब्द है ये नभ है, नभ जमा में मंडल शब्द है, और मैंने संधि में ये बात बताई भी हुई है कि विसर्ग के बाद जब भी कोई घोष ध्वनि आती है और यहाँ पर अ हो तो ओ बन जाती है। ऐसा ही ये यश है, इस ओ की जगह ये यश है जमा में वर्मन बन जाएगा, और यहाँ पर रज है जमा में दर्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों में विसर्ग संधि है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। आपका सही जवाब है स्वर संधि का एक ही है, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, स्वर संधि की ये परिभाषा होती है, और स्वर संधि में परिवर्तन भी स्वर में ही होता है। उसके बाद अगर हम 37वें सवाल की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये आपके सामने 2 सवाल खुले हुए हैं, एक बार हम इन दोनों को देखते हैं। एक है अनुचित, इसका मतलब आपने समास की दृष्टि से इनको अलग अलग छांटना है। तो चलिए, किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है ये बताना है। निरामिष, पहला निर जमा आमिष, आमिष का मतलब मांस, जो मांस रहित हो उसको हम कहते हैं निरामिष। आमिष और सामिष दोनों एक प्रकार के ही शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, और निरामिष इनका विपरीतार्थक होता है, ये भी 2-3 बार आ चुका है। तो ऐसे में निरामिष आमिष से रहित अर्थात मांस से रहित। उसके बाद अति इंद्रिय, अति इंद्रिय दीर्घ संधि हो रही है, इंद्रियों के अनुभव से परे अति इंद्रिय होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और अनुचित छांटना है तो इसका मतलब ये तो ठीक था पहला भी, दूसरा भी ठीक है। अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे थोड़ा होता है भाई, आवश्यकता के अंदर होता है, कोई चीज जरूरी हो मतलब वो तो जरूरी ही होता है, आवश्यक ही होता है, आवश्यकता से परे नहीं होता। तो इसका मतलब अनुचित जो है आपका नंबर 3 है। प्रत्याशा, प्रति जमा में आशा, प्रति जमा में आशा, आशा के बदले जो हमें आशा की जाती है उसको प्रत्याशा कहते हैं। इसका मतलब हमने छांटना था अनुचित, आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुचित होगा, क्योंकि ये आवश्यकता से परे नहीं बल्कि आवश्यकता के अंतर्गत होता है। उसके बाद अगला है विकल्प में तद्भाव शब्द। देखिए आपके 5 प्रकार के शब्द होते हैं, जो हमारा स्रोत होता है, इतिहास हमें बता रहा है कि शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द एज इट इज जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, उनको तत्सम थोड़े से बदल करके प्रयोग करते हैं वो तद्भव। जो हमारी इसी मिट्टी में यानी हमारे जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता वो देशज होते हैं, वो देश में ही जन्मे होते हैं। और विदेशी जो हमें विदेशी दे करके गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के, कभी अंग्रेज, डच, फ्रेंच, वो यहाँ पर रह करके गए, उनके शब्दों को जो हमने हिंदी में अडॉप्ट कर लिया वो आपके देशज है। और संकर जो शब्द हैं विदेशज हैं। संकर जो शब्द हैं वो आपके 2 भाषाओं के होते हैं, आधा फारसी का आधा हिंदी का, और हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको संकर कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में से यहाँ तद्भाव, इसका मतलब जो किसी शब्द से, संस्कृत के शब्द से थोड़ा सा बदल करके बना है उसको हम तद्भाव कहते हैं। यहाँ पर है ताम्र, ताम्र आपको पता है ये तत्सम शब्द है, इससे तांबा बना है, तो ताम्र जो है वो तद्भाव नहीं है, तत्सम शब्द है, लेकिन हमने तो तद्भाव छांटना है, ये तो तत्सम है। भौरा भ्रमर से बना है, भ्रमर शब्द जो है संस्कृत का है, तो इसका मतलब यही तद्भाव है। ज्येष्ठ आपका जो शब्द है वो खुद में ही तत्सम है। और उसके बाद श्रावण है, इसका तद्भाव सावन बनेगा, इसका ज्येष्ठ जो है इसका जेठ बनेगा, और उसके बाद ताम्र का तांबा बनेगा। तो भौरा जो है वो भ्रमर से बना है, इसका मतलब यही आपका तद्भाव है। भ्रमर जो शब्द है वो आपका तत्सम है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद अगला जो शब्द प्रश्न है आपका वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लोकोक्ति का आपने अर्थ बताना है। बहुत आसान सा
क्योंकि अगर ये कहें कि कोई चोर खड़ा है किसी पुलिस वाले के पास, या वहाँ पर ये कहा जाए कि चोर का तो पता है हमें उसकी दाढ़ी में तिनका है, और सामने चोर खड़ा खड़ा अपनी दाढ़ी को खुजा रहा है कि कहीं, तो इसका मतलब जो आदमी चोर होता है वो हमेशा शंका में रहता है। तो पहला ही शब्द है आपका अपराधी अधेव सदैव जो है वो शंकित रहता है, उसको शंका रहती है। तो इसका मतलब यही आपका सही जवाब है, छोटे लोगों का बढ़कर बोलना। ये तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो इसी का अर्थ बताना था इनके लिए। उसके बाद अगला 41वां जो सवाल है, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है? आप सभी को पता है सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब एक मुख्य क्रिया होती है और कर्ता होता है। कई बार मुख्य क्रिया का होना ज़्यादा जरूरी है। और जहाँ पर 2 सरल वाक्य और बट एंड इन 3 शब्दों के द्वारा जुड़े हों, तो वहाँ पर दोनों के दोनों इक्वल रैंक के होते हैं, दोनों के दोनों समान होते हैं। मैं आया और वह गया, यहाँ पर मैंने मेहनत की परंतु फेल हो गया, यहाँ पर परंतु जो शब्द है वो 2 समान वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब उसको हम संयुक्त कहते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट, उसके ऊपर आश्रित बहुत सारे उपवाक्य हो सकते हैं। तो इनमें जो पहला सवाल है वह थोड़ी देर बाद लौट गया या तुरंत लौट गया, जो भी है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये तो साधारण वाक्य ही है, मतलब सरल वाक्य ही है। मैं चाहता हूं, दिस इज द मेन क्लास, मैं चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं, उसके बाद आप पूछेंगे क्या, जो आप चाहते हैं, इसका मतलब ये संज्ञा उपवाक्य है, ये आपका मिश्र वाक्य है। अगला, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आ गई, 2 वाक्य है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण उपवाक्यों के साथ दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी मिश्र वाक्य है। अगला है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पर भी मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है ये मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसको आपने मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं है यही छांटना था, तो आपका पहला सवाल उत्तर बिल्कुल सही हो गया। 41 के बाद अगला जो सवाल है, मैं 42वां सवाल, यस इधर आ गया है। 2 सवालों को एक बार मैं एक साथ ले रहा हूं। तो चलिए, अगला जो सवाल है, किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है, ये आपका सवाल था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं, अवाप्य, ये जो शब्द है अव उपसर्ग है और आप्य शब्द से जुड़ करके बना है। अवाप्य, अव प्लस आप्य, अवाप्य, अवाप्ति, किसी चीज का कब्जा लेने के अर्थ में ये शब्द प्रयोग होता है, प्राप्त करने के अर्थ में ये प्रयोग होता है, इसका मतलब अव उपसर्ग है। अव और ईक्षण, ईक्षा, ईक्षण बड़ी की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है आपने, ये भी अव उपसर्ग वाला शब्द है। तीसरा, अवधूत, अवधूत ये भी आपका अव उपसर्ग के साथ बना है। अंतिम है अवधि, तो इसका मतलब ये जो शब्द है भी इस अर्थ में यहां प्रयोग नहीं होता, तो हमने छांटना था इससे निर्मित कौन सा नहीं। तो ये जो शब्द है ये अवधि, जिसको हम भाषा कहते हैं, अवधि भाषा है एक। अवधि अगर चोटी की मात्रा है तो फिर ये समोच्चारित शब्दों में आ जाता है। अवधि का मतलब समय के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आपका सही जवाब जो है अवधि है। अगला, किस विकल्प में दंत्य वर्ण प्रयोग हुए हैं? दंत्य, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे मुंह को अगर हम बांटेंगे, क ख घ घ ङ कंठ है, च छ झ झ यह तालु है, ट ठ ढ ढ न मूर्धा है, त थ ध ध न दंत है और प फ ब म ओष्ठ है। सारे बिल्कुल अंदर से बाहर की तरफ 5 हिस्सों में अपने मुंह को बांट करके आप सारे के सारे उच्चारण स्थान को मैंने बहुत अच्छे से आपकी क्लास में करवाए हुए हैं। फिर भी निम्नलिखित में से किस विकल्प में दंत है? दंत का मतलब होता है जो दांत से बोले जाते हैं, त थ ध ध न, ये सारे आएंगे। सलेट वाली जो स होती है वो आपकी दंत होती है, लेकिन आजकल ये वर्तस्य हो चुकी है हिंदी में। लेकिन अगर कोई संस्कृत बैकग्राउंड का व्यक्ति है तो वहाँ पर इसको दंत ही पढ़ाएगा, और वहाँ पर दंत ही ये, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो वो एक बड़ा टॉपिक है। फिलहाल मैंने ये करवाया है कि ज, य और श सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगर आप कहेंगे ये तो तालु से बोली जाती हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। और उसके बाद अगर आप देखें न, देखिए दांत को लगती है, न बिल्कुल सही है, ल और श।
आजकल ये वर्तस्य भी इनको कहा जा सकता है। तो ये आपकी दंत्य ध्वनियाँ हैं, दंत्य है, वर्तस्य भी तीनों में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी के हिसाब से तो अब ये नया उच्चारण स्थान आप लोगों के लिए बन चुका है। ड ढ र, ये आप सभी को पता है, ये मूर्धा से बोली जाने वाले ध्वनियाँ हैं। ह क ये आपकी कंठ से हैं, ये मूर्धा से हैं और ये मूर्धन्य है और ये आपकी कंठ है। तो इसका मतलब आप इनको कर सकते हैं। आपका सही जवाब दंत्य छांटना था, तो इसका मतलब आपका 43 यानी 43। ये 43 जो सवाल है ये आपका शुद्ध अशुद्ध में भी लिखना आ सकता है। बहुत सारे लोग इसको 43 पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये 43 थोड़ा सा लिखने में भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, थोड़ा सा 2 सवाल और आपके बचे हैं, उन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। चलिए, अगला जो सवाल है आपका वो है विशेषण शब्द जो भाववाचक संज्ञा से बना है। आप इसको अलग अलग करके देखेंगे। ये शब्द है नगर। नगर भाववाचक संज्ञा नहीं है। नगर एक संज्ञा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलना, ये चलना एक क्रिया है, चलना क्रिया से बना है। चलता जो है इसका मतलब ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ये आपका दूसरा, ये क्रिया से बना है। तीसरा ऊंचा, ऊंच, ये विशेषण जो है, विशेषण है शब्द ऊंच। ऊंचाई जो शब्द है, नहीं विशेषण नहीं है ये, ऊंचा खुद में ही विशेषण है। और हमने बताना था कौन सा विशेषण शब्द भाव, हाँ ये जो है भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। प्यार एक भाव है, उससे प्यारा जो शब्द है वो आपका सही जवाब होगा। इसका मतलब प्यार जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहां से आपका भाववाचक संज्ञा से बना शब्द आपका प्यारा हो जाएगा। उसके बाद ऊंचा, बीच में बता दूं, मैं छोड़ गया था मैं, ऊंचा जो शब्द है, ऊंचाई जो है वो भाववाचक संज्ञा पूरी हो सकती है। ऊंचा वास्तव में एक विशेषण है। जब भी आपको इस तरह का कोई दुविधा हो तो आप किसी शब्द के आगे जोड़ करके, किसी संज्ञा शब्द के आगे जोड़ करके पता लगा सकते हैं कि ये विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित है। देखिए, कृत प्रत्यय जो हैं, कृत और तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ने से बनते हैं, और तद्धित जो प्रत्यय है, अन्य जितने भी शब्द बच गए आपके, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, तो उनसे जुड़ करके जो भी विशेषण बनते हैं उनको आप तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित जो प्रत्यय होते हैं आप जोड़ करके देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि ये तद्धित है। तद्धित के अंत में जो लगते हैं उन शब्दों को तद्धितांत बोलते हैं, और कृत प्रत्यय के अंत में जो चीज़ें जड़ती, मतलब जो शब्द बन जाता है, उसको आप कृतंत बोलते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आप सभी को पता है, कमाना एक क्रिया है, कमाना से कमाई बना है। पढ़ना एक क्रिया है, इससे पढ़ाई बना है। लड़ना एक क्रिया है, इससे लड़ाई बना है। चतुर, वह चतुर व्यक्ति है, इसका मतलब ये विशेषण है, ये विशेषण से बना है। लेकिन हमने तो छांटना था कृत प्रत्यय के योग से निर्मित। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से जुड़ करके बनते हैं। यहाँ आप सभी को पता है कमाना क्रिया है, पढ़ाना एक क्रिया है, पढ़ना या पढ़ाना जो है ये क्रिया है, लड़ना एक क्रिया है। तो यहाँ पर चतुर, जो चतुर शब्द है ये आपका विशेषण शब्द है। ऐसे में ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, ये कृत प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 20-22 मिनट में ये जो पेपर सोल्व करवाया है, इससे बहुत सारी बातें और भी सीखने को मिली होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे पेपर्स को दोबारा से सोल्व करवाऊँ, और इस बार हिंदी का संपूर्ण हिंदी व्याकरण मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।